प्रस्तुत कहाँ तक ठीक कर पाई हैं। अब इसके विपरीत कला में सत्य की अवधारणा व्याख्यानों में दिखी। वहां वे कहते हैं, दूसरी ओर कला का सत्य उस रूपाकार में अवस्थित होता है जिस रूपाकार में वह अपने को प्रस्तुत करता है। हम किसी कविता के अर्थ का दूसरे शब्दों में उसकी प्रस्तुति से कुछ अनुमान कर सकते हैं, किंतु वह उसके अर्थ की प्रेत छाया ही हो सकती है जिसका सत्य हमारे हाथों से खिसक गया रहता है। इसी प्रकार चित्र के संबंध में वे एक चित्रकला के आलोचक का मत उद्धृत करते हैं, जिसमें वह एक चित्र की रचना में चित्रकार के अर्थ या लक्ष्य का निरूपण करते हुए कहता है, मेरे मित्र, लड़ते हुए सैनिकों का चित्र सैनिकों के एक दूसरे की हत्या करते होने के बारे में नहीं है, यद्यपि वह उसके बारे में भी है। वास्तव में तो वह प्रकाश और छाया के बारे में और उनसे उभरती आकृतियों के बारे में है। अब इन दोनों उदाहरणों में कलाकृति के सत्य को कलाकृति के रचनागत गुण के रूप में देखा गया है। शब्द रचनाओं या वर्णन रचनाओं से बाहर उनका कोई तथ्य नहीं स्वीकारा गया है और परिणामतः उनका सत्यासत्य भी। किंतु इसका क्या अर्थ है? एक कविता को उसके शब्दों की ध्वनि और शब्दानुक्रम पर्यंत ही देखना चाहिए, या कि शब्दों के वाच्य अर्थ और उस अर्थ की वाच्य भाव स्थिति या वस्तु स्थिति की अभिव्यक्ति में देखना चाहिए? क्या कई बार ऐसा नहीं होता कि एक कविता अन्य भाषा में अनुवाद में अधिक सबल दिखाई देती है, क्योंकि अनुवादक उसके वाच्य अर्थ या वस्तु स्थिति का अधिक गहराई से साक्षात्कार कर पाया होता है और उसके लिए अधिक उपयुक्त शब्द देख पाया होता है। इस प्रकार क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दूसरा चित्रकार उसी चित्रांकित भाव स्थिति या वस्तु स्थिति को भिन्न चित्रांकन में अधिक सफलता से दिखा सके? क्या ऐसा नहीं होता कि हम किसी व्यक्ति की, जैसे बुद्ध की, एक मूर्ति को दूसरी से अधिक श्रेष्ठ कहते हैं और उस मूल्यांकन का आधार बुद्धत्व की व्यंजना में अधिक सम्यकता, अधिक गहराई में होता है? यह बात कथा काव्य में तो और भी स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है, जैसा कि निर्मल जी के मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों पर टिप्पणी में देखा जा सकता है, जहाँ वे मुंशी प्रेमचंद के भारतीय किसान के चित्रण की तुलना टॉल्स्टॉय के रूसी किसान के चित्रण से करते हैं और दूसरे को श्रेष्ठतर कहते हैं। किंतु उपन्यास या कविता के संबंध में स्वतंत्र रूप से बात करते हुए निर्मल जी, जैसा कि आधुनिक यूरोप के बहुत से लेखक भी यही कहते हैं कि ये शब्द पर्यंत कृति ही होते हैं। अवश्य कभी कभी बात का बात कहने के ढंग से बड़ा गहरा संबंध होता है, किंतु कहने का ढंग की कलाकृति अपनी रूप रचना पर्यंत ही होती है, उसका अपने से अन्य कुछ व्यंग्य नहीं होता। किंतु यदि निर्मल जी की प्रेमचंद की आलोचना और उनकी टॉल्स्टॉय से तुलना में न्यूनता के निहितार्थ की ओर ध्यान दें, तो इससे केवल यही आपादित नहीं होता कि कलाकृति का सत्य उसकी व्यंग्य वस्तु स्थिति होती है, बल्कि एक और यह भी होता है कि उसकी व्यंजकता कितनी कुशल है और दूसरी ओर उसका व्यंग्य लक्षित वस्तु स्थिति के स्वरूप का कितना सम्यक आकलन कर पाया है। निर्मल जी के अनुसार प्रेमचंद की औपन्यासिक कृति सत्य है, किंतु पर्याप्त सत्य नहीं है। उसकी यह अपर्याप्तता वस्तु स्थिति की गहराई और विस्तार को नाप पाने की असमर्थता में है। किंतु यहाँ प्रश्न हो सकता है कि वस्तु स्थिति की गहराई और विस्तार का कितना नाप होता है? इसका उत्तर होगा कि उसका कोई नाप नहीं होता। नाप केवल हमारी देख पाने की सामर्थ्य का होता है। इसी सामर्थ्य से एक कलाकार दूसरे से छोटा या बड़ा होता है।
किंतु वस्तु स्थिति की यह अपरिमेयता वस्तु स्थिति के स्वरूप को रहस्यमय बना देती है। यह वस्तु स्थिति कैसी होती है? प्रेमचंद के गोदान उपन्यास की व्यंग्य या कहें उसके द्वारा लक्षित वस्तु स्थिति तत्कालीन भारतीय किसान है। किंतु यह भारतीय किसान कौन है और कैसे देखा जा सकता है? स्पष्ट है कि वह कोई व्यक्ति विशेष व्यक्ति समुदाय विशेष नहीं है जो किसी विशेष स्थान और काल में रहता है। वह एक लगभग अनादि मानस परंपरा है और कुछ विशिष्ट लक्षणों से अपनी पहचान देती है, किंतु जिसकी न गहराई की कोई था है और न विस्तार का कोई छोर। वह अंतश्चक्षु द्वारा उतनी ही साक्षात्कार्य होती है जितनी चक्षु की देख पाने की सामर्थ्य होती है। राम कुमार द्वारा देखी गई वस्तु स्थिति का उनका निरूपण इसका और भी स्पष्ट द्योतक है। मनुष्य की स्थिति, उसकी वेदना, एकाकीपन और मुक्ति की कामना संसार जैसा है वैसा। इनमें से एक भी चीज प्रत्यक्ष गम्य नहीं है, केवल कल्पना गम्य है और वह एक साथ बाह्य और अंतर है। इसे दो दिशाओं से देखा जा सकता है, विषयता के पक्ष से बाहर खड़े होकर और विषयिता के पक्ष से उसके साथ तदात्म होकर। समाजशास्त्री उसे प्रथम पक्ष से देखता है और कवि, उपन्यासकार, चित्रकार दूसरे पक्ष से। किंतु द्रष्टव्य है कि कलाकार द्वारा व्यंग्य वस्तु स्थिति अनिवार्यतः समाज, प्रकृति या कोई दृश्य ही नहीं होती। वह उपन्यासकार, कवि या चित्रकार की अपनी मनोदशा भी हो सकती है। जैसे निर्मल जी के अंतिम अरण्य की वस्तु स्थिति जैसी भी हो, कलाकार के लिए वह विषयिता के पक्ष से ही व्यंग्य होती है, विषयता के पक्ष से नहीं। इसका क्या अर्थ है? इसे स्थूल रूप से इतिहासकार या समाजशास्त्री और उपन्यासकार के निरूपण भेद या दृष्टि भेद को देखकर समझा जा सकता है। इतिहास में व्यक्ति और घटनाएं विषय रूप में प्रस्तुत होती हैं। अकबर, जयचंद, औरंगजेब और शिवाजी और उनके कार्य, भावनाएं और विचार, ये सब विषय रूप में वर्ण्य होते हैं। हम कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। अकबर ने जयचंद को बुलाया, अकबर को क्रोध आया, अकबर ने ऐसा सोचा आदि। इसके विपरीत उपन्यास में अकबर जयचंद को बुलाता है, अकबर क्रुद्ध होता है, अकबर सोचता है। इसी से ऐतिहासिक उपन्यास के पात्र भी ऐतिहासिक और वास्तविक नहीं होते। उनमें उपन्यासकार कल्पना द्वारा अंतःप्रविष्ट होता है, किंतु वह कल्पना कपोल कल्पना नहीं होकर प्रातिभ साक्षात्कारात्मक कल्पना होती है। उसका निरूप्य ऐतिहासिक चेतना या कहीं चित्त भूमि होती है, जो चित्त औपन्यासिक पात्रों के माध्यम से उसी प्रकार अभिव्यक्ति लाभ करता है जैसे सांख्यीय महत अहंकार अंतःकरण, इंद्रिय और पंचमहाभूतों के माध्यम से अभिव्यक्ति लाभ करता है। ऐसा हम आत्मालोचन में भी कर सकते हैं। मैं दुखी हूँ, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। यह कथन मेरी अपने प्रति विषय वृत्तिकता के वाचक है। अपने प्रति विषय वृत्तिकता आत्मचेतना का स्वरूप ही है। इसका आरंभ हमारे स्वयं के विषयकरण से होता है। इसमें जब हम दुखी होते हैं तब साथ ही अपनी दुखिता के दर्शक भी होते हैं। हम अस्मि रूप से भी होते हैं और अपनी इस अस्मिता से अलग खड़े होकर इसके दर्शक भी होते हैं। हम जिसे आत्मा कहते हैं उसका आविर्भाव भी हमारी चेतना की इस आत्म प्रेक्षकता से अपने अलग खड़े होने से होता है। पशु में यह आत्मबोध नहीं होता, वह केवल होता है विषयी, अपने होने का प्रेक्षक नहीं होता। किंतु आत्मचेतन चेतना में वह प्रेक्षक विषयी और अपना प्रेक्ष विषय भी होता है। यहाँ शंकराचार्य की सहायता लेना उपयोगी होगा। ब्रह्मसूत्र भाष्य के आरंभ में
वे कहते हैं यह आत्मा केवल अविषय ही नहीं है, यह आत्म प्रत्यय गोचर भी है। किंतु अपने को विषय रूप में देख पाने वाली यह चेतना कला में एक अद्भुत कार्य करती है। वह प्रत्यय के माध्यम से अपने से इतर हुए बिना, मैं जब कहता हूं मैं यह हूं तो ये मेरा अपने से इतर हो जाना। किंतु अपने को विषय के रूप में देख पाने वाली यह चेतना कला में एक अद्भुत कार्य करती है। वह प्रत्यय के माध्यम से अपने से इतर हुए बिना अपनी विषयिता को भी प्रत्ययात्मतया विमृश्य बनाती है। यहाँ द्रष्टव्य है कि हम दूसरे व्यक्ति को भी विषयतया और विषयीतया दोनों प्रकार से देखते हैं। मैं वाजपेयी जी को सामने बैठा भी देख रहा हूँ और यह भी देख रहा हूँ कि वे मुझे देख रहे हैं। इस दूसरे देखने में वाजपेयी जी मेरे लिए विषयी हैं, जिनका मैं विषय हूँ। इस विषयिता में भी हम प्रत्ययग्राही चेतना के द्वारा प्रतिष्ठित हो सकते हैं। कहानी लेखक यही करता है, उसके पात्र उसे अपनी विषयिता में ही प्रत्ययात्मतया प्रस्तुत होते हैं। तभी वह राम, लक्ष्मण, कैकेयी और मंथरा को निरूपित कर पाता है। इसमें वह उनके चित्त में उस चित्त के अर्थोन्मीलन के साथ घटित होता है। उसमें वह दशरथ की दारुण व्यथा को देखता नहीं, उसमें दाशरथ तया व्यथित होता है। किंतु वह व्यथित होना उस होने में अर्थोन्मीलन पूर्वक होता है। वह दाशरथी भाव मात्र नहीं होता, वह अंतः प्रकाशित दाशरथी भाव होता है। यहाँ स्पष्टीकरण के लिए अभिनव गुप्त की रस की व्याख्या को उद्धृत करना स्थानीय होगा। उनके अनुसार रति, भय आदि भावों का लौकिक तादात्म्य से विच्छिन्न मेरे, तेरे या उसके भावों के रूप में ग्राह्य नहीं होकर निर्विघ्न प्रतीति ग्राह्य होना रस है। यहाँ यह द्रष्टव्य है कि निर्विघ्न प्रतीति ग्राह्य भाव नहीं होता, उसका प्रत्यय होता है, जिसकी अवधारणा अभिनव गुप्त को उपलब्ध नहीं है। हम कहते हैं प्रेम तो वह है जो सोहनी महिवाल से करती थी, ये लड़के लड़कियां क्या प्रेम करेंगे। कबीर प्रेम को परिभाषित करते हैं, प्रेम पियाला सो पिया शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सके नाम प्रेम का ले। यह भाव का मेरे, तेरे, उसके भाव के रूप में ग्रहण नहीं है, उस प्रत्यय के रूप में ग्रहण है जो विषय रूप में गोचर है। यह विषय रूप में भी गोचर हो सकता है, जिसे हम उन्मीलित होना कहते हैं। यह अभिनव ने या किसी अन्य काव्य शास्त्री ने नहीं देखा। असंख्य